डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 का किया शुभारंभ। अपने संबोधन में सीएम योगी ने दिया वादा, पिछले 9 वर्ष में हमने कृषि विकास दर को उत्तर प्रदेश में 8% से बढ़ाकर 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। सीएम योगी ने ग्रेटर आगरा परियोजना का किया शुभारंभ। 5,142 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी 10 टाउनशिप। सीएम योगी बोले, दूसरा नोएडा बनेगा आगरा। कानपुर किडनी कांड में बड़ी गिरफ्तारी, मुख्य आरोपी डॉक्टर अफजल का ड्राइवर परवेज सैफी गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से करीब 9 लाख रुपए नकद बरामद। अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के एवज में मिले रुपए होने के शक। बाराबंकी सिविल कोर्ट में चला बुलडोजर। कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के टीन शेड और चैम्बर ध्वस्त किए गए। देर रात चले बुलडोजर से अधिवक्ताओं में उबाल, बिना सूचना कार्रवाई पर वकीलों ने किया हंगामा। नमस्कार, हिसाब किताब के इस खास शो में मैं हूं डॉक्टर प्रसून। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल 2026 से 15 दिन के लिए युद्ध विराम लागू हो गया है। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए इस संघर्ष ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय अस्थिरता को हिलाकर रख दिया। जानकारों की माने तो यह युद्ध विराम एक कैलकुलेटेड रिस्क है। अगले 15 दिनों में इस्लामाबाद वार्ता में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला तो युद्ध पहले से कहीं अधिक भीषण रूप में लौट सकता है। वर्तमान में दुनिया इस शांति को एक सांस लेने वाले अवसर के रूप में देख रही है, यानी ब्रीदिंग स्पेस। अब भारत के लिए आपदा को अवसर में बदलने का आखिरी चांस है, वो भी महज 15 दिनों का। आपको बता दें कि इस 15 दिन की अल्पकालिक शांति के दौरान भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति बहाल करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पिछले कुछ हफ्तों में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने से भारत में एलपीजी और कच्चे तेल का गंभीर संकट पैदा हो गया था। युद्ध विराम की शर्तों के अनुसार ईरान ने 2 सप्ताह के लिए सुरक्षित मार्ग देने का वादा किया है। भारत ने इस सिंगल विंडो का उपयोग कर अपने फंसे हुए टैंकरों को निकालने और एलपीजी के बफर स्टॉक को भरने में तेजी ला रहा है। कच्चे तेल की कीमतें जो $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई, इस शांति काल में उसमें गिरावट आने लगी है। मोदी सरकार इसका लाभ उठाकर घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर करने का भी प्रयास कर रही है। खाड़ी देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। युद्ध के कारण कई भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। भारत इन 15 दिनों का उपयोग उन भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए करेगा जो युद्ध क्षेत्रों के करीब है और वापस भारत आना चाहते हैं। हाल में ही श्रीलंकाई तट के पास ईरानी जहाज आइरिस डेना के डूबने जैसी घटनाओं को देखते हुए भारतीय नौसेना को अपने व्यापारिक जहाजों को एस्कॉर्ट करने और सुरक्षित रूट प्रदान करने के लिए विशेष रुख अपनाना पड़ेगा। भारत अब तक इस युद्ध में तटस्थ रहा है, लेकिन उस पर दोनों तरफ से भारी दबाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही खाड़ी देशों और इजरायल के नेताओं से बात की है। भारत को इस 15 दिन के समय में अमेरिका और ईरान के बीच एक बैक चैनल वार्ताकार के रूप में काम करना होगा ताकि इस युद्ध विराम को स्थायी शांति में बदला जा सके। भारत के रणनीतिक प्रोजेक्ट्स जैसे चाबहार बंदरगाह और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा इस युद्ध की वजह से रुक गए। भारत को इन निवेशों की सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय भागीदारों के साथ बातचीत तेज करनी होगी। यह 15 दिन भारत के लिए सांस लेने की जगह की तरह है, यानी ब्रीदिंग स्पेस की तरह है। यदि भारत इस समय का सही उपयोग कर लेता है तो अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर लेता है तो वैश्विक मंच पर भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। अमेरिका और ईरान के बीच 15 दिवसीय युद्ध विराम एक सैन्य ठहराव नहीं बल्कि इसके गहरे भू राजनीतिक और आर्थिक मायने हैं। यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की समय सीमा खत्म होने के महज
कुछ घंटे पहले पाकिस्तान की मध्यस्थता से संभव हुआ। लेकिन इस युद्ध विराम को लेकर दुनिया के नेता अभी भी भ्रम की स्थिति में हैं। सवाल है कि क्या यह युद्ध विराम अमेरिका को बाहर निकलने का एक विंडो प्रदान कर रहा है, क्योंकि इजरायल की तरफ से युद्ध रोकने के लिए कोई वादा नहीं किया गया है। आपको बता दें कि यह युद्ध विराम जितना ईरान के लिए राहत है, उससे कहीं अधिक अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक सम्मान बचाने वाला विकल्प हो सकता है। लेकिन इजरायल की चुप्पी इस पूरी शांति प्रक्रिया को कमजोर बना देती है। ट्रंप प्रशासन इस समय दोहरी चुनौती का सामना कर रहे हैं। अमेरिका में युद्ध के खिलाफ और बढ़ती गैस कीमतों के कारण जनता में भारी असंतोष है। ट्रंप ने चुनाव के दौरान अंतिम युद्धों को रोकने का वादा किया था। 15 दिन का युद्ध विराम ट्रंप को यह कहने का मौका देता है कि उन्होंने अपनी शक्ति दिखाकर ईरान को बातचीत के टेबल पर लाने के लिए मजबूर कर दिया। इजरायल ने इस युद्ध विराम पर कोई आधिकारिक वादा नहीं किया है, जो इस पूरी शांति की सबसे कमजोर कड़ी है। इजरायल का मुख्य लक्ष्य ईरान ही नहीं बल्कि हूती, हिजबुल्लाह और हमास जैसे सहयोगियों को पूरी तरीके से समाप्त करना है, जिसके कारण हमेशा इजरायल के अस्तित्व पे संकट बना रहता है। इजरायल यह मानता है कि जब तक ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट नहीं किया जाता, तब तक कोई भी समझौता और वार्ता अधूरी है। इजरायल अक्सर अपनी सुरक्षा के मामलों में अमेरिका से अलग राह चुनता है। यदि इन 15 दिनों के दौरान इजरायल ने ईरान या उसके सहयोगियों पर कोई बड़ा हमला किया, तो यह युद्ध विराम चंद घंटों में टूट सकता है। इजरायल की तरफ से किसी भी वादे का न होना यह संकेत देता है कि युद्ध विराम केवल अमेरिका और ईरान के बीच द्विपक्षीय समझौता है, न कि क्षेत्रीय शांति। 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत शुरू होने वाली है। यह 15 दिन तय करेंगे कि क्या यह केवल एक ब्रेक है या स्थायी शांति की शुरुआत। पाकिस्तान के दावों के अनुसार यह युद्ध विराम हर जगह लागू होगा, जिसका अर्थ है कि लेबनान और अन्य मोर्चों पर भी हिंसा में कमी आ सकती है। लेकिन इजरायल के हमलों ने इस दावे को खोखला साबित कर दिया है। ईरान और अमेरिका ने इसे अपनी जीत के रूप में पेश किया है, लेकिन धरातल पर स्थिति तनावपूर्ण है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने स्पष्ट कर दिया कि यह युद्ध का अंत नहीं है, उसकी सेनाएं अभी भी हाई अलर्ट पर हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, और कमांडर भूषण दीवान जी, डिफेंस एक्सपर्ट। थोड़ी देर में जुड़ेंगे निपुण आलम बयान जी, फॉरेन एक्सपर्ट। पहला सवाल संजीव जी आपसे, भारत ने इस पूरे संकट के दौरान चुप्पी साधे रखा, क्या यह 15 दिन भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने का मौका देंगे या भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को लेकर और कड़ा रुख अपनाना होगा? देखिए प्रसून जी, भारत ने लगातार जो वारिंग साइट्स के साथ अपने संपर्कों को इस 40 दिनों के अंतराल में बनाए रखा। और भारत तो मैं ये कहूंगा कि युद्ध शुरू होने के पहले ही भारत एक्टिव था। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध के 2 दिनों पहले इजराइल की संसद में जाकर के जिस तरीके से डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस की बात कही, आतंकवाद की चुनौती के खिलाफ लड़ने की बात कही, एकजुटता की बात कही, तो ऐसे में तो ये भारत जाहिर है कि युद्ध के पहले से ही प्रोएक्टिव अप्रोच दिखा रहा था। और लगातार जो ये 40 दिनों का युद्ध चला है, उसमें भारत इस बात की लगातार अपील भी करता रहा कि डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन के ऊपर ही बल देना होगा और संवाद को अख्तियार करना होगा, संवाद का रास्ता अख्तियार करना होगा। संजय जी, सीधा सवाल ये है कि क्या भारत इस युद्ध में किसी के तरफ पक्ष लेगा, किसी का पक्ष लेगा, या जैसे अभी तक चलाया है उसी राह पे चलेगा? देखिए, भारत अगर किसी पक्ष के साथ है तो वो शांति के साथ है, संवाद के साथ है, रूल्स बेस्ड ऑर्डर के साथ है। और भारत ये भी चाहता है कि जो इंटरनेशनल वाटरवेज है उस पर इस तरीके के डिस्ट्रप्शंस ना पैदा किए जाए जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नुकसान हो, और ऐसी पार्टीज के ऊपर हमले न किए जाए जो कि इस युद्ध में शामिल नहीं है। जाहिर है कि हमने इस बात का भी की मुखालफत की, इसका विरोध किया कि किस तरीके से वेस्ट एशिया के राष्ट्रों को, जिनका कि युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, उनके ऊपर ही हमले जिस तरह से ईरान की इस्लामिक रिजीम करती रही। तो ऐसे में तो भारत इसके विरुद्ध भी है। तो ये जो सारी सिचुएशन है उसमें भारत का जो
रुख है वो बहुत ही संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण और जिम्मेदारी बना रहा है और इसी तरीके के रुख के लिए भारत जाना जाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत का ये जो रुख है ये विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और संपन्नता के लिए बेहद आवश्यक भी है। भारत की भूमिका संजीव जी, एक सवाल और उठता है कि अगर इजराइल इस युद्ध विराम का हिस्सा नहीं है, जैसा कि उसने अभी हिजबुल्लाह के ठिकानों पे हमला करके दिखा दिया है, तो क्या यह कहना सही होगा कि अमेरिका ने ईरान के साथ समझौता करके अपने क्षेत्रीय सहयोगियों की पूर्ण सहमत के बिना किया है, या अपने आप को इस पूरे विवाद से निकालने का एक रास्ता खोज लिया है? संजीव जी। नहीं, देखिए, ये इजराइल इस समझौते में इस जो सहमति बनी है सीज फायर की, उसमें शामिल है। इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट भी जारी किया गया है कि हम इसको अप्रूव करते हैं और इसको समर्थन देते हैं। और ये जो इजराइल जाहिर है कि अमेरिका ईरान के संदर्भ में जो भी निर्णय लेगा, इजराइल को उसका साथ देना ही है। तो हिजबुल्लाह और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पे, हमास के ठिकानों पे जो हमले हो रहे हैं, उसका क्या मायने निकाला जाए? संजीव जी। उसका मायने बहुत स्पष्ट है कि इजराइल की आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। इस सीज फायर में हिजबुल्लाह शामिल नहीं है। इस सीज फायर में हमास और हुती आतंकियों का कोई लेना देना। संजीव जी, आप बेहद अहम बात कह रहे हैं, लेकिन इनके जनक के तौर पे अगर किसी का नाम आता है तो ईरान का ही आता है। इस समय हमारे साथ मौजूद है कमांडर भूषण दीवान जी। आपने संजय श्रीवास्तव जी की बात सुनी कि इस पूरे शांति प्रक्रिया से हिजबुल्लाह गायब है, हमास गायब है, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? कि यह शांति केवल मिलिट्री रीसेट है, दोनों का पक्ष का इस समय उपयोग करके मिसाइल प्रणालियों और अपनी लॉजिस्टिक को फिर से दुरुस्त करने के लिए नहीं करेंगे? जी बिल्कुल प्रसून जी, ये काम हो सकता है और ये काम दोनों चाह रहे थे। अमेरिका भी चाह रहा था, उनके पैट्रियट और मिसाइल्स खत्म, इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म हो गई थी, और ये ईरान भी चाह रहा था। पर इसमें एक और चीज है, ये दो जो ट्रम्प साहब का काम करने का तरीका है, ये 2 हफ्ते को 3 हफ्ते 4 हफ्ते भी कर सकते हैं और 2 हफ्ते को 4 दिन भी कर सकते हैं, वो तो समय बताएगा। पर जो इजराइल का बात पूछ रहे हैं, इजराइल इस सीज फायर से खुश नहीं है और ना गल्फ कंट्रीज सऊदी, यूएई वगैरह, कतार खुश होंगे। क्यों? क्योंकि आपने तो इसमें तो ईरान का पलड़ा भारी हो गया है, और ईरान का पलड़ा भारी करने के बावजूद के साथ साथ ईरान के हाथ में तो आपने $2 मिलियन पर VLCC टोल टैक्स लेने का भी ओके कर दिया है, उसको अमीर बना रहे हैं आप। और ये बड़ी गलत बात है। जो यूएन क्लॉज है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, जो नेचुरल स्टेट्स हैं, जैसे मलाका स्टेट भी है, सुएज कनाल नहीं, जैसे हॉर्मुज भी है, इस पे किसी का हक नहीं है। फ्री पैसेज होना, ट्रांजिट पैसेज होना चाहिए। एक होता है इनोसेंट पैसेज, एक होता है ट्रांजिट पैसेज। इनोसेंट पैसेज में तो सबमरीन भी जा सकती है, पर वो सरफेस नहीं करे चलेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये लूजिंग प्रोपोजिशन है टोटल, और बिल्कुल खुश नहीं हुई गल्फ कंट्रीज से। और पर ईरान ने भी कह दिया बाद में भी, इसके बावजूद भी ईरान ने कह दिया है कि अमेरिका अगर हिमाकत करोगे कुछ करने की, तो हमारा हाथ फिगर पे अभी भी है। तो सवाल ये है कि दुनिया को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। भूषण दीवान जी, दुनिया वेट एंड वॉच कर रही है, लेकिन सवाल बड़ा यही है हमारे दर्शकों के लिए भी, इस युद्ध में जो अभी युद्ध विराम पर रुका हुआ है, अगर माना जाए कि युद्ध विराम के बाद आगे युद्ध नहीं होता है, तो किसकी जीत मानी जाएगी, ट्रंप की या ईरान की? क्लियर कट ईरान की मानी जाएगी। पर बात यह है कि युद्ध आगे नहीं होता है 2 हफ्ते के बाद, वो क्या कंडीशंस हैं, उस कंडीशन को उस कंडीशन से तय होगा कि युद्ध की जीत किसकी है। क्योंकि उस कंडीशन में अगर अमेरिका ने कह दिया कि सुएज हॉर्मुज के ऊपर ईरान $2 मिलियन ले सकता है, तो क्लियर कट इसके अंदर हार यूएसए की है। वो वहां आए थे, खुलवाने आए थे, क्या खुलवाया तुमने? अरे आपके आने के पहले तो फ्री चल रहा था भाई, और आपके आने के बाद तो किराया दुनिया के लग गया, और आपने एक नया बदल दिया। यूएनओ की कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज को बंद करा दिया आपने भाई, उसके ऊपर चले गए आप। कमांडर भूषण दीवान जी बेहद अहम बात कर रहे हैं। संजीव जी कह रहे हैं कि अमेरिका को जो हासिल करना था इस युद्ध से हासिल नहीं हुआ, और ईरान अभी भी क्षेत्र में अपना दबदबा कायम किया हुआ है, तो इसके बाद
एक सवाल उठता है कि क्या यह 15 दिन का युद्ध विराम राष्ट्रपति ट्रंप के लिए अपनी साख बचाने का एकमात्र रास्ता नहीं है। चर्चा कर रहे हैं अमेरिका ईरान के बीच हुए युद्ध विराम के मायने की। हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा पे संजीव श्रीवास्तव जी। संजीव श्रीवास्तव जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि क्या ट्रंप ने इस युद्ध से निकलने का एक रास्ता खोज लिया है ताकि उनका सम्मान भी बचा रहे और इस युद्ध के नतीजों से अपने आप को अलग कर सकें? संजीव जी। देखिए प्रसून जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मेरे विचारों के अनुसार ईरान के इस्लामिक रिजीम के विरुद्ध बड़े जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल किए हैं। और ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सभी राष्ट्रपतियों का, जिमी कार्टर से लेकर के अभी डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन तक, सभी राष्ट्रपतियों ने जिस तरीके से ईरान की इस्लामिक रिजीम को हिट करने के बारे में और उसको टारगेट करने के बारे में जो सोचते थे वो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिखाया है। और पहले ही स्ट्राइक में उन्होंने ईरान की इस्लामिक रिजीम की जो टॉप लीडरशिप है उसे एलिमिनेट कर दिया और ईरान को इस बात को सोचने पर मजबूर कर दिया कि यदि आप इजराइल के प्रति इसी तरीके की नफरत की भावना रखेंगे, आतंकवाद को लगातार आप सपोर्ट करने का कार्य करेंगे और न्यूक्लियर वेपन्स का एम्बिशन इस इंटेंशन के साथ हासिल करेंगे कि वो इजराइल को वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे, तो वो नहीं जाने वाला और उसके जो बहुत ही गंभीर जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ईरान को भुगतने होंगे। और ईरान में जो नारे लगते थे डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, जो चैंटिंग होती थी उसको अमेरिका ही ने करके दिखा दिया। उन्होंने जो है इसी तरीके की जो कार्य को एक्चुअल ऑन द ग्राउंड ईरान के अंदर ही करके दिखा दिया है। तो ये ईरान की इस्लामिक रिजीम को एक बहुत ही बड़ा ब्लो, साफ सदमा जो भी कह ले उसको दिया है अमेरिका और इजराइल ने। और अब ईरान की इस्लामिक संजीव श्रीवास्तव जी, ईरान की जो नींव बनी हुई है वह कट्टर इस्लाम के नाम पे बनी हुई है और ये देश शुरू से चाहते हैं कि अगर उनके पास कोई परमाणु हथियार हो तो वह जरा भी नहीं हिचकेंगे इजराइल का नामो निशान मिटाने में। ऐसे में आज अगर ईरान का अस्तित्व बच जाता है तो यह मानना पड़ेगा, इजराइल मानता है इस बात को कि अगर ईरान दोबारा खड़ा होगा तो उसकी कीमत पर होगा। क्या इजराइल इस तरह के ईरान को बर्दाश्त करेगा? देखिए प्रसून जी, आपने अच्छा सवाल उठाया है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो इस तरीके के 28 फरवरी के ऑपरेशंस के बाद से बहुत डिग्रेड हुई है और अब ईरान के पास उस तरीके के अप्रोच पर काम करना बहुत ही दुष्कर है जिसमें कि वो इजराइल को मिटाने के बारे में सोचते थे। यदि वो ऐसा सोचेंगे तो जाहिर है कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसको समझ में आ गया होगा कि 28 फरवरी के बाद जो वहां पर देखने को मिला है। तो ऐसे में इस्लामिक रिजीम बेहतर हो कि अपने अप्रोच में बदलाव लाए और इजराइल के प्रति नफरत त्याग दे और इजराइल के साथ सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन की तरह से एंगेजमेंट शुरू करे। ये ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो इसके जो आने वाले जो दुष्परिणाम होंगे वो बहुत ज्यादा घातक हो सकते हैं। कल ही आपने देखा जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सिविलाइजेशन से मिटा देंगे, तो इस तरीके की जो बातें हैं वो अमेरिका इजराइल करना भी जानते हैं और उनके पास सारी कैपेबिलिटी रिसोर्सेज एक बेहद अहम बात आप बता रहे हैं। भूषण दीवान जी से समझना चाहेंगे कि ये जो टैक्टिकल मिसाइल यूज करने की बात थी, टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल, क्या ये वास्तव में हकीकत बनती हुई नजर आ रही थी आपको या केवल धमकी तक सीमित थी? भूषण दीवान जी। हवाई फायर थे, बयान वीर ट्रंप की तरफ से डायलॉग बाजी थी। साफ कहा था उन्होंने, आपको पता होगा रात को न्यूज आई है, साफ बताया कि हम न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं कंटेम्पलेट कर रहे हैं। ये खाली धमकी गीदड़ भपकियां थी और मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अरे ट्रंप ये खुला हुआ था हॉर्मुज, अब कहां से खुला है? अगर संजीव जी का, आप प्रसून जी का, कमांडर दीवान का शिप जाएगा, $2 मिलियन देगा तो शिप गेट खुलेंगे, नहीं तो गेट खुलेंगे नहीं। कहां से अमेरिका की जीत हो गई? भूषण दीवान जी, आप बेहद अहम बात बता रहे हैं। साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा है कि पुनर्निर्माण में हम सहयोग करेंगे। इसके क्या मायने निकाले जाए? अरे ये तो सहयोग करेंगे आप, मतलब आप, तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा देना। तुमने हमको अटैक किया, दबा दिया, तो हमें ठीक करने आओगे, मार्शल प्लान चलाओगे। देखिए वो ट्रंप साहब बुरी तरह फंसे हुए हैं। और मैं आपको एक बात और कह दूं जी, ये हम इंडियन बुद्धिजीवी को ये वेस्टर्न नैरेटिव के पीछे नहीं चलना चाहिए। क्या नैरेटिव है? पहले तो बोलेंगे रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, फिर बोलेंगे वेनेजुएला, उसको तो अटैक कर सकते हैं हम क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ईरान को अटैक कर सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर? उसके बाद कहते हैं न्यूक्लियर,
अरे इजराइल के पास न्यूक्लियर है तो कुछ नहीं है, और ईरान के पास हो जाएगा तो आफत आ जाएगी। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है तो कुछ नहीं है। और दूसरी मैं बताता हूँ आपको टेक्निकल रीजन, नॉर्थ कोरिया के पास है। देखिए पाकिस्तान MAD, न्यूक्लियर डिटरेंस का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ के बैलों के पास सींग जितने ही तेज है, तो उसे कहते हैं म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, MAD। तो वॉर नहीं होगा। क्या कहने की बातें हैं, हम जमीन से मिटा देंगे, नहीं करेंगे। भूषण निवास साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की कट्टरता देखी जाती है इन गल्फ कंट्रीज में इजराइल को लेके, तो किसी भी दुष्परिणाम से इनकार नहीं किया जा सकता है, उसकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। संजीव श्रीवास्तव जी, एक बड़ा सवाल आपके लिए है कि जो यह मध्यस्थता हुई है पाकिस्तान के जरिए, इसके पीछे क्या केवल पाकिस्तान है या चीन की भी कोई भूमिका नजर आती है आपको? संजीव जी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ, देखिए आतंकवाद के विरुद्ध जो किसी भी तरीके का जो एकजुटता जिसमें दिखाने की आवश्यकता है, डबल स्टैंडर्ड्स के आधार पर हम नहीं चल सकते। पाकिस्तान के आतंकवाद को यदि हम कहें हम जीरो टॉलरेंस से डील करेंगे, लेकिन ईरान के आतंकवाद के साथ किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, ये ऐसे नहीं चलेगा। और एक जीरो टॉलरेंस यदि आतंकवाद के प्रति रखना है तो सभी तरीके के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखना होगा। और हमास, हिजबुल्लाह, हुती, ये जो आतंकवादी संगठन है, और ईरान आतंकवाद का सबसे बड़ा स्पॉन्सर सपोर्टर राष्ट्र रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जाहिर है कि वो अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बातें रखने के बारे में सोचता था तो इस बात के भी खतरे थे कि कहीं वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स किसी हमास, हिजबुल्लाह, हुती को अगर सौंप देगा। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स तो अमेरिका के कंट्रोल में है, लेकिन ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन्स अगर आ जाएंगे तो वो तो इजराइल को मिटाने बेहद अहम बात कह रहे हैं आप संजीव जी, इसी बात की ओर मैं भी इशारा कर रहा था। और दूसरी बात प्रसून जी, कि आपने जो चाइना का आपने सवाल किया, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए पाकिस्तान भले से इसका वो क्लेम करने की कोशिश करी कि हमने ये किया वो किया, लेकिन पाकिस्तान की वो बिल्कुल उसकी क्रेडिबिलिटी ऐसी नहीं है। उसने एक मैसेंजर का काम किया, पोस्टमैन का काम किया, इस यहाँ से मैसेज वहां उठाना, वहां गिराना। लेकिन इसमें जो बड़ा जो रोल है वो चाइना का मैं देखता हूँ। और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, एक बड़ी महाशक्ति होने के नाते ईरान की इस्लामिक रिजीम डायरेक्ट उससे गहरे ताल्लुक रखती है, और चाइना और मैसेंजर पाकिस्तान ने जो एक कॉम्बिनेशन डेवलप किया, उसका परिणाम ये हुआ कि इस्लामिक रिजीम के साथ एक गहरा जो है तारतम्य स्थापित हुआ। और चाइना के दबाव में आकर के भी जो इस्लामिक रिजीम को भी झुकना पड़ा है, और अमेरिका भी उसको कहीं न कहीं इसको एक्नॉलेज कर रहा है। तो इसमें एक्नॉलेज कर रहा है, यह बड़ी कूटनीतिक सफलता है चीन की। भारत के लिए भी इसके फायदे हैं, शायद पूरी दुनिया के लिए हैं। शायद इसी को कूटनीति कहते हैं, जो बिना पर्दे के सामने आए अपनी चीजों को मनवा ले। शायद इसीलिए चीन को एक महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है। आप दोनों इस खास चर्चा में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।